हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शर्मा एंड वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज की स्टडी स्टार्ट किया था और हमने आपको बताया था कि स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल मिलकर के कैसे लिपिड राफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देखिए, वहां से आपके लिपिड राफ्ट के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इस लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर का फॉर्मेशन कैसे करती है, कुछ अदर लिपिड एग्रीगेट्स होते हैं जैसे कि माइसेल्स और लिपोसोम, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से ड्राइविंग फोर्स वहां पे होते हैं और लिपिड्स की वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये सारे स्ट्रक्चर्स, चाहे माइसेल्स की बात करें, चाहे हम बाइलेयर की बात करें, चाहे हम लिपोसोम की बात करें, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो आते हैं वो लिपिड एग्रीगेट्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, इन सब को मिला के हम लोग बोलते हैं लिपिड एग्रीगेट्स। ठीक, ये सारे स्ट्रक्चर लिपिड एग्रीगेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये लिपिड एग्रीगेट्स बनते कैसे हैं, हम लोग आज इसी चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करूंगा अपने फर्स्ट लेक्चर की पहली लाइन से। मैंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, सबसे पहली बात लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन को समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, वो एक लिपिड बाइलेयर होती है। और फिर मैंने आपको बताया कि ये जो लिपिड बाइलेयर होती है ये डिफरेंट टाइप्स की मेम्ब्रेन लिपिड्स से मिलकर के बनी होती है। मेम्ब्रेन लिपिड्स, बहुत टाइप्स की मेम्ब्रेन लिपिड्स से मिलकर के बनी होती है। अब मेम्ब्रेन लिपिड्स मैंने इसलिए फॉस्फोलिपिड्स नहीं कहा, क्योंकि जितने भी तरह की लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं सारी की सारी फॉस्फोलिपिड तो होती नहीं है। स्फिंगोलिपिड्स भी वहां पे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी वहां पे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी वहां पे है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा मेम्ब्रेन लिपिड्स। और फिर मैंने आपको बताया कि जितने भी मेम्ब्रेन लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं वो सब कैसी होती हैं, उनके पास एक स्पेसिफिक नेचर होता है जिसको हम लोग कहते हैं दीज आर द एम्फीपैथिक इन नेचर। एम्फीपैथिक इन नेचर। ठीक, मैंने इतनी बात आपको पहले ही बता दिया है कि जितनी भी मेम्ब्रेन में लिपिड्स पाई जाती हैं वो सब की सब एम्फीपैथिक नेचर की होती हैं। ठीक है, एम्फीपैथिक से मेरा मतलब भी मैंने आपको बताया था कि इनके पास एक पोलर रीजन होगा और दूसरा एक और रीजन होगा जिसको नॉन पोलर रीजन हम लोग बोलेंगे। नॉन पोलर होता है, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, कौन कौन से रीजन होते हैं, ये सब मैंने आपको अपने सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने कहा था कि आप शुरू के लेक्चर्स देखेंगे तब आपको लास्ट के लेक्चर्स आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो वही सारी बातें अब यहाँ पे वापस आएंगी और कैसे बाइलेयर का फॉर्मेशन होता है हम लोग इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप उस लेक्चर को जरूर देखिए, इस लेक्चर को देखने से पहले, तभी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होगा। ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर, पोलर को ही हमने कहा था ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर सॉल्युबल होगा या वाटर से इंटरेक्ट करेगा, वाटर लविंग होगा, या इसी को एम्फीफिलिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है, या हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर। ठीक है, तो ये वाटर से दूर भागेंगे। ये नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स पाई जाती हैं उनका। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे ये बताने से पहले मैं आपको दो चीजें और क्लियर कर दूं। हमारे बॉडी में जितनी भी सेल हैं, ठीक है, जितनी भी सेल हैं उनकी जो आउटर बाउंड्री है वो कहीं ना कहीं आउटर बाउंड्री आउटसाइड की तरफ एक्वस इन्वायरमेंट को फेस करती है और इनसाइड में भी एक्वस इन्वायरमेंट को फेस करती है। मतलब ये हुआ, एक सेल का अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करें, ठीक है, ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक, ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर ईसीएम लिख सकते हैं। ठीक है, ईसीएम है, ठीक है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक, तो ये साइटोप्लाज्मिक साइड और ये एक्सटर्नल साइड, ये दोनों ही कैसा है, ये एक्वस है, यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारी सेल जिस कंडीशन में रहती है, जिस एनवायरनमेंट में रहती है वो एक एक्वस एनवायरनमेंट है, मतलब वाटर फिल्ड एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो लिपिड्स होती हैं वो कैसे इन स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो लिपिड्स होती हैं वो माइसेल्स का फॉर्मेशन कैसे करती हैं। और माइसेल्स क्या होते हैं,
इनका डायमीटर क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होते हैं और कौन कौन सी वो लिपिड्स हैं जो माइसेल का फॉर्मेशन करती हैं। चलिए, तो माइसेल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहला जो मैंने लिपिड एग्रीगेट का नाम लिखा था वो लिखा था माइसेल्स। माइसेल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। इसमें बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो लिपिड्स होती हैं, ये जो डिजायर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो माइसेल्स हो, चाहे वो बाइलेयर हो और चाहे वो लिपोसोम हो, इनका फॉर्मेशन डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट। इनका जो फॉर्मेशन है, माइसेल्स का बात करें या बाइलेयर की बात करें या फिर हम लिपोसोम की बात करें, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है प्रिसाइज कंडीशन, प्रिसाइज कंडीशन, प्रिसाइज कंडीशन और दूसरा नेचर ऑफ लिपिड। लिपिड का नेचर क्या है, नेचर ऑफ लिपिड, नेचर ऑफ लिपिड, इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा एक और होता है साइज ऑफ लिपिड, साइज ऑफ लिपिड। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि जो हमारी लिपिड है, लिपिड मॉलिक्यूल जो हमारा है वो कौन सा स्ट्रक्चर अटेंड करेगा, ठीक है। अब ये सारी कंडीशन जब फुलफिल होंगी, इन कंडीशन में कि प्रिसाइज कंडीशन क्या है, मतलब वो जो इन्वायरमेंट है वो कैसा इन्वायरमेंट है, एक्वस है, पोलर है, नॉन पोलर है, किस तरह का इन्वायरमेंट है ये। दूसरा नेचर ऑफ लिपिड, मैं बताऊंगा आपको नेचर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड है या कोई सिंपल लिपिड है, ठीक है। और तीसरा होता है साइज ऑफ लिपिड, लिपिड का साइज क्या है, उसमें जो हाइड्रोफोबिक टेल लगी है उसका साइज क्या है, कोई लाइट हाइड्रोफोबिक चेन है या फिर बल्कि हाइड्रोफोबिक चेन है, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर लेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहली बात करेंगे इन कंडीशन में से क्या फॉलो होगा, तब जो है हमारी जो लिपिड होगी वो माइसेल बनाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक सिंगल फैटी एसिड, सिंपलेस्ट लिपिड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपलेस्ट लिपिड से। अभी हम फास्फोलिपिड को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, सारी चीजें आप भूल जाइए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सिंपल लिपिड से। सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड की बात कर लेते हैं। अगर हम जब भी कभी हम सिंपलेस्ट लिपिड की बात करेंगे तब हम कहेंगे कि फैटी एसिड्स आर सिंपलेस्ट लिपिड, फैटी एसिड्स, ठीक। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं। हमने आपको बताया कि जो सेल है उसके आउटसाइड पे वाटर है, ठीक है, और इनसाइड में भी वाटर है, ठीक, ये भी बात आपको याद होगी, ठीक है। तो अब हम ये मान के चलेंगे कि हम जिस लिपिड को भी प्लेस करेंगे हम एक्वस एनवायरनमेंट में ही प्लेस करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। अब मान लीजिए हम एक सिंगल फैटी एसिड लेते हैं, एक सिंगल फैटी एसिड, ठीक। मान लीजिए हमने एक सिंगल फैटी एसिड ले लिया। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। फैटी एसिड का को जब हम डिफाइन करते हैं तो दे आर द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वह एक बहुत लंबी चौड़ी हाइड्रोकार्बन की चेन है और लास्ट में एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो फैटी एसिड का जब कभी भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम बहुत लंबी चौड़ी हाइड्रोकार्बन की चेन दिखा देते हैं, फिर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखा देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब कभी भी फैटी एसिड्स फ्री फॉर्म में मिलता है सिस्टम में, जब भी फैटी एसिड्स फ्री फॉर्म में, वैसे तो मिलता नहीं है लेकिन अगर मिला फ्री फॉर्म में कहीं भी मिला तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आयोनाइज्ड फॉर्म में मतलब ये किनारे पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ये आयोनाइज्ड ग्रुप और ये पूरी हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये है हाइड्रोकार्बन की चेन, ठीक। ये पूरी क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की चेन है। इसमें क्या होगा, CH2 CH2 CH2, ढेर सारे CH2 है, लास्ट में CH3, ठीक है। इस तरह से ये हमारा एक क्या है, एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इस फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में अगर आप इस पोर्शन को देखें तो यहाँ पे चार्ज है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा पोलर, ठीक है। और ये पूरा एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर। और यही रीजन है कि जब कभी भी हम किसी भी फैट को वाटर में डिसॉल्व करते, कभी भी वाटर में डालते हैं तो वहां पे वो डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि किसी भी फैट में ये चीज जरूर प्रेजेंट होगी वहां पे, ठीक है। इसीलिए वो डिसॉल्व नहीं होता, वहां पे कहीं ना कहीं हाइड्रोफोबिक रीजन प्रेजेंट ही होगा, इसीलिए वो कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम एक सिंगल फैटी एसिड लेते हैं और उसको हम एक्वस एनवायरनमेंट में प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा यहाँ पे,
ठीक है, दूसरी तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन रेड कलर से जो मैंने दिखाया, ये मान लीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये इसकी हाइड्रोकार्बन चेन। दिस इज ए फ्री फैटी एसिड या आयोनाइज्ड फैटी एसिड, ये हमारी आयोनाइज्ड फैटी एसिड है, ठीक, ये आयोनाइज्ड फैटी एसिड। ओके, अब इस आयोनाइज्ड फैटी एसिड को हमने कहां पे प्लेस कर दिया, हमने प्लेस किया कहां पे, एक्वस एनवायरनमेंट में, एक्वस एनवायरनमेंट में प्लेस कर दिया, जहां पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। अब क्या होगा, अब जैसे ही ये इस वाटर मॉलिक्यूल में आया, ठीक है, तब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हमारी जो फैटी एसिड है, इसका जो ये कार्बोक्सिलिक रीजन है, जहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, जहां पे चार्ज है, वो वाला पोर्शन तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा और वाटर से इंटरेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इंटरेक्ट कर जाएगा। ये तो हमारा नॉन पोलर रीजन हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा पोलर रीजन है, ये क्या करेगा, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इंटरेक्ट कर जाएगा, वाटर यहां पे आ जाएंगे, ये क्या है, H2O है, वाटर इसके साथ में इंटरेक्ट कर गया। लेकिन जो हमारा नॉन पोलर रीजन है, वहां पे क्या होगा, ये जो नॉन पोलर रीजन है, ये वाटर को फोर्स करेगा, कि आप एक ऑर्डर्ड रिएक्शन बनाइए, आप एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाइए आपस में इंटरेक्शन करके, मतलब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करके यहाँ पे एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाए, जिसकी वजह से जो इसमें हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, किसमें, फैटी एसिड में, जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो वाटर के कांटेक्ट में कम से कम रहे, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए फोर्स करती है, ठीक है। ये एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये जो रिएक्शन होती है फैटी एसिड्स की, जिसमें ये फोर्स करता है वाटर मॉलिक्यूल को ऑर्डर्ड रिएक्शन बनाने के लिए, ये बहुत ही अनफेवरेबल होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होती है, इसीलिए थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल माना जाता है, ठीक है। और लिविंग सिस्टम में जितने भी रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल होते हैं, उनका कोई ना कोई अल्टरनेट जरूर होता है, ठीक है। इसी वजह से सेल्स जो होती है वो अपने एनर्जी एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज रखने की कोशिश करती है, कि कितना कम से कम हम एनर्जी को खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर रखें, ताकि कभी अगर स्टार्वेशन की कंडीशन आए तो वहाँ पे हम उस एनर्जी को यूज़ कर सकें। तो इसलिए ये अपने एनर्जी एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर एक सिंगल फैटी एसिड है तो हम बात करें तो कुछ इस तरह से वहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम ढेर सारी इसी तरह की ढेर सारी फैटी एसिड किसी एक्वस एनवायरनमेंट में प्लेस कर दें, तब क्या होगा, ठीक। अगर हम बहुत सारी फैटी एसिड एक्वस एनवायरनमेंट में प्लेस कर दें, तब क्या होगा, बहुत सारी फैटी एसिड्स आ गई। अब ये देखिए, सॉरी, कुछ इस तरह से बहुत सारी फैटी एसिड्स यहाँ पे अब आ गई हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट कैसा है, ये एक्वस इन्वायरमेंट है, दिस इज द एक्वस इन्वायरमेंट, ये हमारा जो एक्वस इन्वायरमेंट है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो रहे हैं, हाइड्रोफोबिक रीजन में जो वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो रहे हैं, ठीक, हाइड्रोफोबिक रीजन में जो भी वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे दूसरी फैटी एसिड आई, वैसे ही क्या हुआ, इस वाटर मॉलिक्यूल को, जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, इसको ये रिलीज कर देगी, और ये दोनों फैटी एसिड की जो चेन्स हैं, हाइड्रोफोबिक चेन्स हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करने लगेंगी, ठीक है। तो रिजल्टिंग क्या होगा, हाइड्रोफोबिक टेल्स जब आपस में इंटरेक्ट करने लगेंगी तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। ये एक फैटी एसिड है, ये एक दूसरी फैटी एसिड है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। और ये जो दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये दोनों क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे,
ये क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो इस जगह पे जहां पे पोलर पार्ट है वहां पे कंसंट्रेट हो जाएंगे, और जो ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, जो ये हमारी हाइड्रोकार्बन की चेन है फैटी एसिड की, वो क्या करेगी, वो आपस में हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ने लगेगी। तो हमारा कुछ रिजल्टिंग इस तरह का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि हाइड्रोफोबिक रीजन जो होगा वो आपस में इंटरेक्ट कर लेगा और वाटर वहां से पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और ये एक तरह का स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेगी। ये क्या करेगी, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेगी जिसमें सारे पोलर हेड्स आपस में इंटरेक्टेड रहेंगे। सारे पोलर हेड्स जो होंगे वो आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे कुछ इस तरह से। सारे, और जितनी भी नॉन पोलर टेल्स हैं वो सारी आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगी। नॉन पोलर टेल्स सारी आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, सारे वाटर मॉलिक्यूल पड़े हैं। ठीक, और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू ये आपस में सॉरी जुड़े हुए हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइसेल्स। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर कब बना, जब हमने किसी फैटी एसिड को एक्वस एनवायरनमेंट में रख दिया जहां पे एक सिंगल हाइड्रोकार्बन की चेन है, मतलब जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो सिंगल है, मतलब लाइट हाइड्रोफोबिक चेन है। ठीक है, हमने कहा था हाइड्रोफोबिक टेल की साइज पे भी ये डिपेंड करेगा। तो अगर हम छोटी लिपिड को, किसी स्मॉल साइज की लिपिड को वहां पे वो एक्वस एनवायरनमेंट में प्लेस करें तो वो माइसेल्स का स्ट्रक्चर बनाएगा। डायमीटर में ये 20 नैनोमीटर का होता है। ठीक, और इसकी जो एक सिंगल यूनिट होती है, अगर हम इसकी सिंगल यूनिट की बात करें तो ये सिंगल यूनिट जो होती है वो वेज शेप की दिखती है, वेज शेप की दिखती है। जो सिंगल यूनिट होती है वो वेज शेप की दिखती है। वेज का मतलब होता है कील, अगर आपने कभी कील देखा हो तो ये बिल्कुल कील की तरह दिखती है, सिंगल यूनिट इस तरह से दिखेगी। ठीक, और दूसरा जो कंडीशन है इसके बनने का, जो बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज जब कभी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेड ग्रुप, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेड, ये इसका हेड है। ठीक है, अगर ये इसका हेड है, हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात पहले करते हैं। मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, दिस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेड ग्रुप अगर ये ज्यादा है देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फैटी एसाइल चेन, अगर ये चीज कम है। ठीक है, फैटी एसाइल चेन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम है और हेड ग्रुप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादा है, तब माइसिल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कब बनेगा, व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेड ग्रुप is greater than एसाइल चेन, तब क्या बनेगा, माइसेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कंडीशन है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी लिपिड्स हैं जो ये बना सकती हैं, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज द आयोनाइज्ड फैटी एसिड्स। दूसरी होती हैं लाइसोफॉस्फोलिपिड्स। लाइसोफॉस्फोलिपिड्स भी इसका फॉर्मेशन कर सकती हैं। लाइसोफॉस्फोलिपिड्स, लाइसोफॉस्फोलिपिड्स, लाइसोफॉस्फोलिपिड्स क्या होती हैं, दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स हैविंग ए सिंगल फैटी एसाइल चेन। ठीक, ऐसी फॉस्फोलिपिड जिनके पास एक सिंगल फैटी एसाइल चेन है। ठीक,
इस तरह की जो भी फॉस्फोलिपिड्स होती हैं इनको लाइसोफॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स भी बहुत ही लाइट होती हैं, छोटी होती हैं, जिसकी वजह से माइसिल स्ट्रक्चर में आसानी से अपने आप को पैक कर लेती हैं और वाटर को एक्सक्लूड कर देती हैं। इसके अलावा कुछ डिटर्जेंट भी हैं जैसे सोडियम डोडोसिल सल्फेट SDS, इसके पास भी हाइड्रोफोबिक, बहुत बड़ा हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। इसीलिए कभी अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे और आप इसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में, तब आप देखिएगा क्या होता है। ठीक है, ये आसानी से वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। आगे चल के मैं आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसके बारे में बताऊँ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं जो सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज बाइलेयर। तो हमने शुरू किया एक सिंपल फैटी एसिड से, एक सिंपल लिपिड से हमने यहाँ पे स्टडी को अपनी शुरू किया। ठीक है, अब हम आते हैं मेम्ब्रेन लिपिड की। हम मेम्ब्रेन लिपिड की बात करते हैं। तो मेम्ब्रेन लिपिड का स्ट्रक्चर भाई हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूं, मैं बाइलेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, बाइलेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मेम्ब्रेन लिपिड की बात करते हैं। तो मेम्ब्रेन लिपिड को हम लोग नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और हम कहते हैं कि ये वाला हमारा पोलर हेड है और ये हमारी नॉन पोलर टेल्स हैं, जहां पे दो फैटी एसिड की चेन लगी हुई है, नॉन पोलर। इतनी बात तो आपको पता ही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे परिवर्तन देखिए। जब हमने सिंगल फैटी एसिड की बात की या फिर लाइसोफॉस्फोलिपिड की बात की, तो वहां पे जो हमारी फैटी एसाइल चेन थी वो बहुत ही लाइट थी। ठीक है, सिंगल फैटी एसाइल चेन थी, जिसकी वजह से वो आसानी से उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर में अपने आप को दबा ले रहे थे और एक माइसेल का फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए, जो हमारी फैटी एसाइल चेन हुई वो क्या हो गई, थोड़ी सी बल्की हो गई, बल्कि। तो बाइलेयर के फॉर्मेशन में पहली शर्त ये होती है कि जो फैटी एसाइल चेन हो वो बल्की होनी चाहिए। और दूसरा, मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेड ग्रुप की बात वहां पे की थी। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेड ग्रुप इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेल, फैटी एसाइल टेल। दोनों का आप क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप यहाँ से निकालें तो आप देखेंगे दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरी शर्त है, पहली शर्त तो ये है कि जो हमारी फैटी एसाइल चेन होगी वो क्या है, बल्की, बल्की है। दूसरा शर्त क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेड इज इक्वल टू द फैटी एसाइल चेन, फैटी एसाइल चेन के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इसीलिए अब क्या होगा, अब जब दो फास्फोलिपिड्स एक दूसरे के साथ में आएंगी तो यहाँ पे स्पेस कम बचेगा। आप देखिए, अगर मैं एक यहाँ पे एक सिंगल फैटी एसिड वाला बना देता हूँ, ठीक है, सिंगल फैटी एसिड, यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा, इसलिए ये और पास आना चाहते हैं। लेकिन अगर हम एक यहाँ पे डबल फैटी एसिड वाला बना दें, ठीक है, ये मैंने डबल फैटी एसिड वाला बना दिया, अब यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, ये पास में तो आएंगे लेकिन दूसरी वाली पास में नहीं आएगी, ये अलग से लटकती रहेगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, अब जो दूसरी वाली फैटी एसिड होगी वो इसके साथ में इंटरेक्ट कर जाएगी। इसी तरह से ये शीट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बाइलेयर क्यों है, बाइलेयर इसलिए है, अभी मैं आगे चल के बताता हूं, क्योंकि इसी तरह की यहाँ पे दो शीट्स बनेंगी। वो दो शीट्स कैसे बनेंगी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अब फिर से हम एक बार आपको रिकॉल कराते हैं। मैंने आपको बताया कि जो हमारी सेल होती है उसका आउटर पोर्शन और इनर पोर्शन एक्वस है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम किसी फास्फोलिपिड को, हम फास्फोलिपिड्स को या फिर मेम्ब्रेन लिपिड्स को, फास्फोलिपिड नहीं बोलूंगा मैं, किसी भी मेम्ब्रेन लिपिड को अगर हम एक्वस इन्वायरमेंट में प्लेस कर दें तो क्या होगा। ठीक, तो ये हमारी अगर मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, ढेर सारी मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, ठीक है, और ये इसकी नॉन पोलर टेल्स, इसी तरह से ढेर सारी मेम्ब्रेन लिपिड है। मैंने आपको बताने के लिए थोड़ा सा बनाया है। इसको हम प्लेस कर दें एक्वस इन्वायरमेंट में। ये एक्वस इन्वायरमेंट है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं इनको। ठीक, मैंने यहाँ पे एक्वस इन्वायरमेंट में प्लेस कर दिया क्या, फास्फोलिपिड्स को या फिर मेम्ब्रेन लिपिड्स को। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो पोलर हेड्स हैं ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्ट कर जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि वाटर को ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन है ये वाटर को एक्सक्लूड करेगा, ये वाटर से रिपेल करेगा, तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल अपने पोलर पोर्शन की तरफ भागेंगे। जहां जहां भी इनको पोलर ग्रुप दिखेंगे, पहली बात तो ये खुद से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा इनमें जहां भी बॉन्ड बनाने की गुंजाइश होगी, जो भी इनके पास बॉन्ड बनाने की क्षमता है, उसको ये वेस्ट करेंगे कहाँ पे, पोलर पार्ट के साथ में बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इससे जुड़ जाएंगे, और ये जो दोनों पोलर हेड ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्टिंग क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये निकल के आएगा कि जितने भी पोलर पार्ट हैं, यहाँ पे पोलर हेड ग्रुप्स हैं, वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और नॉन पोलर टेल जो है वहां पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होने लगेगा। ठीक है, तो ये सब आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर जाएंगे, इस तरह से शीट बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो इस पोलर पार्ट की तरफ होगा। ठीक है, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि एक्वस एनवायरनमेंट में हमने प्लेस किया है, ढेर सारे लिपिड्स हैं उनको हमने एक्वस एनवायरनमेंट में प्लेस किया, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, हर जगह पे वाटर मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, हर जगह पे वाटर मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा यहाँ पे अभी ये एजेज हैं। ठीक है, यहाँ पे भी तो हाइड्रोफोबिक रीजन है, यहाँ पे भी तो इसको भी सील करना पड़ेगा। अब इस रीजन को भी सील करना है। अब इसको सील करने के लिए क्या होगा कि कुछ फॉस्फोलिपिड्स जो होंगी वो एक दूसरी शीट का फॉर्मेशन करेंगी, उनके पोलर हेड ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, नॉन पोलर टेल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी। ठीक है, और इस तरह से शीट बना लेंगी, इस तरह से शीट बना लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के खेल यही है कि जो फास्फोलिपिड्स का हाइड्रोफोबिक रीजन है वो वाटर से दूर जाना चाहता है, वो वाटर को रिपेल करना चाहता है, और जितनी भी हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करना चाहती है। इसी वजह से इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये दो बहुत लंबी चौड़ी, पूरा का पूरा रीजन हाइड्रोफोबिक हो गया। ठीक है, अब इस पूरे रीजन में कहीं भी वाटर नहीं है। ठीक है, वाटर कहाँ पे है, इस जगह पे वाटर है, मतलब ये अगर हम आउटसाइड के हैं, सेल का आउटसाइड है और ये इनसाइड है। ठीक है, तो ये आउटसाइड में वाटर है और इनसाइड में वाटर है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू पोलर हेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू पोलर हेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। पोलर हेड ग्रुप आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, पोलर हेड, ध्यान से सुनिएगा, पोलर हेड ग्रुप्स आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं। कैसे, क्योंकि वहां पे फॉस्फेट है। ठीक है, फास्फोलिपिड्स में फॉस्फेट है। ठीक है, फॉस्फेट है तो फॉस्फेट आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ गए। ठीक है, और फॉस्फेट का जो ऑक्सीजन होगा, जो फॉस्फेट में ऑक्सीजन कहीं पे नेगेटिव चार्ज था, जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इंटरेक्ट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल में जो OH ग्रुप है वो क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये पोलर पार्ट आपस में इंटरेक्ट रहता है, और ये जो हमारा हाइड्रोफोबिक कोर है ये आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्ट रहती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन होता है, इस तरह से ये बाइलेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे एजेज, ये जो एजेज आपको दिख रही है दोनों तरफ, यहाँ पे भी तो वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस एज पे भी तो वाटर मॉलिक्यूल है ना। ठीक है, तो क्या होता है कि बाइलेयर के पास ये एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फोल्ड होके एक कंपार्टमेंट बना लेती है, एक स्फेरिकल कंपार्टमेंट बना लेती है। मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि इस वाटर मॉलिक्यूल को एक्सक्लूड करने के लिए ये जो बाइलेयर है, यही बाइलेयर क्या करती है, इस तरह से, कुछ इस तरह से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेती है। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक, तो क्या होता है, ये सारे के सारे पोलर हेड जो इनर साइड पे हैं, मैं आपको जस्ट बनाने के लिए दिखा रहा हूं, आप बुक्स में देख सकते हैं सारे स्ट्रक्चर बने हुए। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं। बुक में तो ये स्ट्रक्चर आपको बना हुआ मिल जाएगा, आपने देखा भी होगा, बना हुआ होगा, लेकिन ये बनता, सॉरी मैंने थोड़ा सा डबल कर दिया यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये बुक में सारे स्ट्रक्चर बने होते हैं, बट ये बनते कैसे, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, इसी तरह से ये आउटर, इसी तरह से ये पूरा होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। ठीक, और ये इसकी नॉन पोलर टेल्स होती हैं।
ठीक, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसी तरह से पूरे में रहता है। तो ये इनसाइड, अभी ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म होगा या फिर इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे एक्वस एनवायरनमेंट ऊपर, तो ये क्या होता है, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक कंपार्टमेंट बन जाता है जिसके अंदर में भी वाटर भरा हुआ है, लेकिन वो वाटर किससे इंटरेक्टेड है, पोलर हेड ग्रुप ऑफ फास्फोलिपिड, और बाहर भी वाटर है जो कि किससे इंटरेक्ट किया हुआ है, पोलर हेड ग्रुप ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं लाइपोसोम। लाइपोसोम, ठीक। और इसीलिए ये भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है कि जो फर्स्ट सेल बनी होगी वो इसी लाइपोसोम के फॉर्मेशन से ही बनी होगी, जिसमें कि फास्फोलिपिड्स आपस में एग्रीगेट होके लाइपोसोम का फॉर्मेशन की होगी, जिसमें क्या हुआ होगा कि इंटरनल एक्वस एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एक्वस एनवायरनमेंट से सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर स्ट्रक्चर को ही क्यों प्रेफर करती है, नेचर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए बाइलेयर को ही क्यों प्रेफर किया। ठीक है, तो इस चीज का आंसर मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए नेचर ने माइसेल्स को एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के फॉर्म में चुना होता तो क्या होता। ठीक, मैंने यहाँ पे बनाया था कुछ इस तरह से, माइसेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया था। ठीक, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां कभी एक कट बन जाता, एक निक बन जाता, ठीक है, माइसेल स्ट्रक्चर होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी सेल की आउटर बाउंड्री है वहां पे इस बाइलेयर की जगह पे एक माइसेल जैसा स्ट्रक्चर होता, और कभी यहाँ पे एक कट बन जाता, तो क्या होता कि ये जो साइड चेन्स हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो ये फैटी एसिड की जो ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं ये बहुत ही लाइट हैं, बहुत ही छोटी हैं। ठीक है, तो क्या होता अगर यहाँ से एक कट बनता तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो जाता। इस गैप की वजह से क्या होता, ये आपस में कभी भी इंटरेक्ट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रीसील नहीं कर पाती। सेल्फ सीलिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको ये अटेंड कभी नहीं कर पाती, और जैसे ही ये निक यहाँ पे बनती वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुंच जाती। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता, जो हमारी सेल्स होती वो लीकी हो जाती, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फ्लूइड है वो इंटरनल एनवायरनमेंट से मिक्सअप होने लगता। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बाइलेयर की अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पे एक निक बन भी गया तो यहाँ पे जो दोनों टेल्स हैं इनके बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तुरंत क्या करेंगी आपस में इंटरेक्ट करके और उस चीज को रीसील कर लेती हैं। ठीक है, इनके पास में रीसीलिंग की कैपेसिटी होती है, इसीलिए बाइलेयर का फॉर्म, इसीलिए बाइलेयर को चुना नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा इसलिए क्योंकि जो माइसेल्स का स्ट्रक्चर होता है बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया आपको 20 नैनोमीटर। ठीक है, ये 20 नैनोमीटर डायमीटर का ही होता है, लेकिन एक सेल बहुत बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए एक बाइलेयर का जो एक लाइपोसोम की अगर हम बात करें, एक लाइपोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, एक लाइपोसोम का जो डायमीटर होता है दैट इज अबाउट 1 मिलियन नैनोमीटर। 1 मिलियन नैनोमीटर के आसपास इसका डायमीटर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सेल्स बहुत बड़ी हो सकती हैं, इसीलिए नेचर ने बाइलेयर कन्फॉर्मेशन को चुना। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें थी कि बाइलेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, माइसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, लाइपोसोम क्या होते हैं, ये सारे लिपिड एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, और इसीलिए बाइलेयर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें इस चीज को ध्यान रखा जाता है कि जो भी लिपिड्स वहां पे हैं, जो भी लिपिड्स वहां पे प्रेजेंट हैं वो सिर्फ फास्फोलिपिड्स ही हो या फिर मेम्ब्रेन लिपिड्स हो जिनके पास एंटीपैथिक नेचर है। ठीक है, नेचर ने इसीलिए इस चीज को अटेंड किया क्योंकि नेचर को ये चीज पता है कि ये जो सेल बन रही है ये एक्वस एनवायरनमेंट में ही रहेगी, तो ऐसा ना हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी सेल का वो कहीं पे डिस्टर्ब हो जाए, इसीलिए एम्फीपैथिक नेचर को चुना। ठीक है, हाइड्रोफोबिक रीजन की तरफ रहे और पोलर रीजन की तरफ रहे। ठीक है, इसीलिए फास्फोलिपिड्स को या फिर मेम्ब्रेन लिपिड, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन लिपिड्स को वहां पे प्रेफर किया गया। ठीक है, इसी लंबी चौड़ी हाइड्रोफोबिक रीजन की वजह से मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए सिलेक्टिव परमिएबल होती हैं। सिलेक्टिव परमिएबल इसलिए होती हैं क्योंकि अगर मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल तो ऐसे आ जाते हैं क्योंकि एक्वापोरिंग्स होते हैं उनके थ्रू आते हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ से कोई पोलर मॉलिक्यूल है, वो कोई पोलर अमीनो एसिड है वो अंदर आना चाह रही, तो क्या होगा, मान लीजिए पोलर अमीनो एसिड यहाँ तक तो आ जाएगी, लेकिन यहाँ के बाद उसको एक लंबा चौड़ा बहुत ही लंबा हाइड्रोफोबिक रीजन ट्रेवल करना होगा जो कि थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है, और सेल मेम्ब्रेन का जो हाइड्रोफोबिक रीजन है उसको रिपेल करेगा, कभी भी अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है
फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। हम लोग आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्री के बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड मेम्ब्रेन डायनेमिक्स। दोनों हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है वो, तो आप लोग स्टे ट्यून रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सारे लेक्चर्स फ्री हैं। बहुत जल्दी हम लोग सारे लेक्चर सिक्वेंसली लेके आने वाले हैं। बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 से लेके यूनिट 13 तक सारी चीज़ें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर के आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। और जैसे ही मैं मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फिनिश कर लूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है इससे बाहर कुछ भी पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।